Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 30 of software project management. In the last lecture we have discussed different techniques of risk management and methods. Risk management के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स डिस्कस किए थे कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कौन कौन से रिस्क होते हैं, उन रिस्क को हम मिनिमाइज किस तरीके से करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिफरेंट मेथड्स में कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, बीइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर उसको किस तरीके से रिस्क को कंट्रोल करना चाहिए, किन फैक्टर्स को वो कंट्रोल कर सकता है, किन फैक्टर्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसकी रिस्क भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल वो अगर डेटाबेसेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर कर रहा है तो उसके और रिस्क हैं। वो अगर हार्डवेयर का कोई प्रोजेक्ट कर रहा है उसके और रिस्क हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर के अंदर भी डेटाबेस है, वेब है, ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, तो जिस टाइप जिस काइंड का वो प्रोजेक्ट कर रहा है उस प्रोजेक्ट में वैसे ही डिफरेंट टाइप के रिस्क आप क्या कर हो सकते हैं। अब उस रिस्क की मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, कंट्रोल किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें हमने जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं उसमें इन डिटेल देखा था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क की मेथडोलॉजी क्या है, हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट हम फर्स्ट इसमें देखते हैं वर्ड्स ऑफ विजडम कि ह्यूमंस आर एम्पावर्ड विद द ability to make choices and practice self-control. You cannot conquer anyone without conquering yourself. Do not abuse anybody. Do not consider any virtue as a mean, even it is your brothers talking to with a smile. This is also a victorious act. If somebody reproaches you and makes you feel ashamed on any of your defects, do not make him feel ashamed of his defects, because this act of his will prove troublesome for him. तो ये आज के हमारे वर्ड्स ऑफ विजडम थे। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। जो आज का हमारा लेक्चर है इसके अंदर बेसिकली प्रोजेक्ट को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। इससे पहले हमने जब इस कोर्स को स्टार्ट किया तो हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा कि इन जनरल है क्या, फिर हमने डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स को देखा कि वो कौन कौन से साइकिल्स हैं, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किस तरह की जाता है। हमने डिफरेंट डिज़ाइनिंग की डिफरेंट टेक्निक्स देखी, फिर हमने डिज़ाइनिंग की कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्या क्या फेसेस होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट को हम बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये जितनी भी डिप्लॉयमेंट की, मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी टेक्निक्स थी, इन तमाम टेक्निक्स को हमने इन डिटेल देखा और इसमें जितने भी इसके इश्यूज थे, जितने भी इसके प्रॉब्लम्स थे, उन तमाम प्रॉब्लम्स को हमने कम ओवर किया कि हम इन प्रॉब्लम्स की बेसिस के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चल सकते हैं। तो अब हमने ये सारा पढ़ लिया कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से इनिशिएट किया जाता है, डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किस तरह होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किस तरह चूज़ किया जाता है, प्रोटोटाइपिंग किस तरह डिफ़ाइन की जाती है डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है, हम प्रोजेक्ट को उसकी डिप्लॉयमेंट किस तरह करते हैं, डिप्लॉयमेंट के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये जितनी भी चीज़ें थी ये सारी की सारी हमने अपनी
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इन डिटेल सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट फेस आता है, अब हम इस कोर्स की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 30 और जस्ट वी हैव 2 रिमेनिंग लेक्चर्स ऑफ दिस कोर्स। तो हम एंडिंग में अब देखेंगे कि प्रोजेक्ट को मैनेज किस तरह किया जाता है और कंट्रोल किस तरह किया जाता है। अब बीइंग जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो एक पूरे प्रोजेक्ट की जो आपका सीक्वेंस है, ठीक है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी हायरार्की है, उस पूरे प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेगा, उसकी फिल्ट्रेशन कैसे करेगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम सारी की सारी अपनी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के अंदर देखते हैं। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को अपने जब कंट्रोल करना है और मॉनिटरिंग करनी है तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस एंड देयर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वी कैन ऑप्ट ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ठीक है, कि जो आपके पास एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, हम उसके ऊपर वो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हमारे पास जो हमने इससे पहले देखा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं, कि डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेस में हमने देखा, सबसे पहले मैंने कहा क्या कि हमने उन प्रोसेस को हम इनिशिएट करते हैं। जब आपकी प्रोसेसेस की जब हम उसको आपके एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट लेवल के ऊपर इनिशियलाइज करते हैं तो उसकी डिफरेंट आपके स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स की बेसिस के ऊपर हम प्लानिंग करते हैं प्रोसेसेस की, कि जो आपके डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक P1, P2, P3, P4 एंड डिफरेंट जो आपके प्रोसेसेस हैं, अब हमने उनको किस तरह प्लान करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 10 प्रोसेसेस, ठीक है, तो उन 10 प्रोसेसेस को हम किस तरीके से लेके चलेंगे। प्रोसेस नंबर 1 पहले होगा या 2 पहले होगा या 3 होगा, उनकी सीक्वेंस क्या है, उन प्रोसेसेस की डिप्लॉयमेंट किस तरह है, उन प्रोसेसेस की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है, उन प्रोसेसेस का आपस में रिलेशन क्या है, उन प्रोसेसेस की आपस में इंटरेक्शन क्या है, और प्रोसेस मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे। उससे पहले हम उसको प्लान करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं तो हम उन प्रोसेसेस की बेसिस के ऊपर अपना एक प्रोजेक्ट रन कर रहे होते हैं। अब वो सबसे पहले तो आपने अपने प्रोसेसेस को क्या किया कि यहाँ पे आपने इनिशिएट कर लिया। जब आपने प्रोसेस को इनिशिएट कर लिया तो इनिशियलाइजिंग के बाद आपने ठीक है उसको प्लान कर लिया। अब प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन, कि वो आपके पास जितने भी प्रोसेसेस हैं उन तमाम की जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से है, उसके जो एग्जीक्यूशन के स्टेप्स हैं वो कितने स्टेप्स हैं, हम अपने प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। और अब देखें, कुछ प्रोसेसेस आपको रन टाइम एग्जीक्यूट करने होते हैं, कुछ आपको स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कुछ आपको मिड ऑफ द प्रोजेक्ट, कुछ आपको एट द एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो ये आपको बीइंग जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ये उसको आइडिया होता है, उसके वास्ट एक्सपीरियंस होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर कि उसने उन प्रोसेसेस को किन किन स्टेजेस के ऊपर कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूशन और कंट्रोलिंग इट्स अ 2-वे प्रोसेस। ठीक है, कि आप जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो फिर उस प्रोसेस को कंट्रोल भी कर रहे हैं, और कंट्रोलिंग के बाद एग्जीक्यूट। तो अब देख रहे हैं कि इट्स अ 2-वे। ठीक है, कि ये आपका यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इनपुट और देन ये फिर आपकी आउटपुट, फिर इनपुट फिर आउटपुट। तो हम एग्जीक्यूशन के साथ अपने प्रोसेसेस की कंट्रोलिंग भी देखते हैं। ये जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को जब हम कंट्रोल करते हैं तो अब इन तमाम को आपने क्लोज भी करना है। अब जो आपकी क्लोजिंग है, आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं इनकी क्लोजिंग किस तरीके से है, कि हमने अपने प्रोसेसेस को इनिशिएट किया, इनिशिएशन के बाद हमने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद हमने एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन के बाद हमने कंट्रोलिंग की, और कंट्रोलिंग के बाद हमने उसकी जो है क्लोजिंग की। ये हमारे पास एक साइकिल है जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं, कि हमने प्रोसेसेस को इनिशिएट किया, उसके बाद उसको प्लान किया, प्लानिंग के बाद हमने एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन के बाद हमने कंट्रोलिंग की, और कंट्रोलिंग के बाद हमने उन प्रोसेसेस को जो है क्लोज कर दिया। अब इसकी सोर्स क्या है कि एक गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज PMI
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 1996। ठीक है, तो अब इसकी जो गाइड, ये हमने जो रेफरेंस लिया है, ये जो प्रोजेक्ट हमने कहा था कि जिससे आपकी एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है PMP, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ये हमने जो सोर्स ली है, ये जो हमने सोर्स ली है, ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज PMI 1996 का जो चैप्टर है, ये हमने डायग्राम या पिक्चर वहाँ से ली है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपने उसको नेशनलाइज किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, कंट्रोल किया। अब आप देख रहे हैं कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लान, फिर एग्जीक्यूट भी, तो ये एक आपका है। और जब आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो फिर आपने उस एक स्पेसिफिक प्रोसेस को आपने क्या किया, आपने क्लोज कर दिया। अब प्रोजेक्ट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आपके पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं, मेथोडोलॉजी। द प्रोजेक्ट प्लान इज जस्ट अ रोड मैप। कि देखें, जिस तरह यहाँ से अगर हम कहते हैं कि हमने लाहौर जाना है तो वी हैव टू पास, ठीक है, वन इज दैट मोटरवे एंड सेकंड इज दैट GT रोड। हम GT रोड से जाते हैं तो सर्टन स्टेशन रास्ते में आते हैं, यहाँ से जाते हैं रवात, मंदरा, ठीक है, देन स्वावा, गुजर खान, दीना, जेलम, टिखारियाँ, ठीक है, गुजरात, गुजरांवाला, लाला मूसा, एंड देन हम लाहौर तक हम डिफरेंट रोड मैप्स को फॉलो करते हुए सोर्स हमारी क्या है, सोर्स हमारा इस्लामाबाद है और डेस्टिनेशन हमारी क्या है, वो इस्लामाबाद है। अब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो कम्युनिकेशन है, जो रोड मैप है, वो क्या है, वो इसी तरीके से जब भी आपका कोई एक प्रोजेक्ट होता है, हम अगर नादरा का डेटाबेस हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर में, तो जो नादरा का डेटाबेस है, अगर हमने वो डेटाबेस डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक रोड मैप होगा कि उसके कितने प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, हर एक का टीम लीड कौन होगा, टीम लीड के अंदर आपके सिस्टम मैनेजर्स किस तरह काम कर रहे होंगे, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होगा, प्रोसेसेस किस तरह मैनेज करेंगे, कितने प्रोसेसेस होंगे, उनको इनिशियलाइज किस तरह करेंगे, उनको एग्जीक्यूट किस तरह करेंगे, एग्जीक्यूशन के बाद आप उन प्रोसेसेस को कंट्रोल किस तरह करेंगे, उन प्रोसेसेस को आप जो क्लोज किस तरह करेंगे। ये सारी की सारी आप देख रहे हैं कि हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट का चार्टर होता है। चार्टर के बाद हम एक फाइल होती है, फिर आपके पास जो है रिक्वेस्ट फॉर मैनेजमेंट, फिर हम उसमें उसका हमने पढ़ा है पूरा डिटेल में कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं। ये नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आपसे ही पूछा जाएगा कि रिस्क के अंदर रिस्क कंट्रोल क्यों नहीं हुआ, प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ, सक्सेस रेट कम क्यों आया, ठीक है, प्रोजेक्ट लेट क्यों कंप्लीट हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी हम क्या करते हैं कि द प्रोजेक्ट प्लान इज अ जस्ट रोड मैप। द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट ड्राइव द प्रोजेक्ट टू कंप्लीशन, मेकिंग करेक्शन एंड एडजस्टमेंट वेयर नेसेसरी। जस्ट लाइक एक ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा होता है, वैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर आपका एक ड्राइवर है जो कार को एक स्टार्ट से लेकर उसको एंड तक लेके जा रहा होता है। मेन पर्पस क्या है, टू स्टीर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कि जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन है उसको स्टीर कर सके। तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट कंट्रोल है, इसका जो मेन पर्पस है टू स्टीर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल है कि उसने प्रोजेक्ट को किस तरह एग्जीक्यूट करना है और उसको किस तरह कंप्लीट करना है। अब हमारे पास जिस तरह एक हमने SDLC देखे थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स देखे थे, वैसे ही हमारे पास एक प्रोजेक्ट कंट्रोल लाइफ साइकिल भी होता है। प्रोजेक्ट कंट्रोल जो लाइफ साइकिल है, इसकी डिफरेंट स्टेप्स हैं। अभी हम इसको इन देखते हैं कि द रियल वर्ल्ड, ठीक है, कि बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है। जो भी एक ह्यूमन बीइंग कैन थिंक वी कैन मेक अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो भी आपके जहन में आइडिया आता है तो आप उसको सॉफ्टवेयर, ठीक है, माइट बी राइट नाउ वो इम्पॉसिबल हो, लेकिन इन द फ्यूचर आफ्टर 5 years 10 years दैट विल बी पॉसिबल, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन फाइंड करना कंप्यूटराइज मेथोडोलॉजी से, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कोई भी जो रियल वर्ल्ड है उसमें कोई भी इशू है,
कोई भी, जैसे आपने अपने एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि नादरा का डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इंप्लीमेंट करना है, तो एक रियल वर्ल्ड जो पाकिस्तान का कंट्री है उसमें जो नादरा के इश्यूज हैं, डेटाबेसेस के इश्यूज हैं, वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बेस के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी डेटे की कलेक्शन कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास जितना भी डाटा है इस सारे की हम कलेक्शन करते हैं। डेटे की कलेक्शन के बाद हम अपना डाटा सेंड करते हैं। अब जो डाटा कलेक्शन है इसके लिए डाटा कलेक्शन टीम होती है, ठीक है, वो हम थ्रू सर्वेज भी कर सकते हैं, थ्रू इंटरव्यूज भी कर सकते हैं, थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेथड दैट वी कैन कलेक्शन फॉर डाटा, कि आप डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम डाटा कलेक्शन के बाद जो है हम क्या करते हैं कि हम टूवर्ड्स डाटा प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं, कि वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसकी कलेक्शन के ऊपर आपने डाटे को प्रोसीड किया, ठीक है। अब ये आपकी जितनी भी चीज़ें, ये आपके पास डाटा प्रोसेसिंग है, और फिर डाटा, और फिर आप ये जो इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर आपका डिसीजन मेकिंग होगा। अब डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव या गोल या आउटपुट या कि व्हाट यू वांट, कि आप ये जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या जो आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, देखिए उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसके आउटकम्स क्या चाहते हैं आप। तो ये डिफाइन आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और अब ये आपके ऑब्जेक्टिव्स, ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, और फिर आप मॉडलिंग करते हैं, उसका मॉडल डिज़ाइन करते हैं। मॉडलिंग के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसको जो उसके बाद आपके एक्शन होते हैं वो रियल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट कंट्रोल लाइफ साइकिल है, ये सर्टेन स्टेप्स हैं। हम इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना लाइफ साइकिल मॉडल डिज़ाइन करते हैं। हमने इसमें क्या कहा कि हमारे पास रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड के अंदर क्या है कि हमारे पास डाटे की कलेक्शन है, डाटे की कलेक्शन के बाद हमारे पास डाटे की प्रोसेसिंग है, डाटे की प्रोसेसिंग के बाद हम अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट, यहाँ से आपके डिफाइन आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स, कितने आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपकी मॉडलिंग है, और मॉडलिंग के ऊपर आपकी डिसीजंस हैं, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और आप रियल वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे पास एक पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोल लाइफ साइकिल मॉडल है जो हम यूज़ करते हैं अपनी मैनेजमेंट के लिए। प्रोजेक्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स, हाउ वी कैन कंट्रोल अ प्रोजेक्ट, व्हाट नीड्स कंट्रोलिंग। अब जब हम अपने प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली व्हाट नीड्स आर रिक्वायरमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं फॉर कंट्रोलिंग अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इसमें जो फर्स्ट इशू है दैट इज टेक्निकली इंटीग्रिटी, ठीक है, कि व्हाट टास्क हैव बीन कंप्लीटेड। टेक्निकली इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी जो आपकी है कि आपके कितने टास्क थे, टोटल टास्क कौन कौन से थे, किस टास्क को किसने कंप्लीट करना था, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसकी लिमिटेशन क्या थी, और उन टास्क को हम किस तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जितनी भी आपकी टेक्निकल इंटीग्रिटी होती है वो हम सारे के सारे कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। बिजनेस इंटीग्रिटी ऑफ प्रोजेक्ट, ये जो आपका एक प्रोजेक्ट है उसकी जो बिजनेस की इंटीग्रिटी है, ठीक है, कि उसके साथ कितने कितने प्रोसेसेस हैं, उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से होगी, वो सारी की सारी आपकी जो बिजनेस इंटीग्रिटी है वो आपकी उस एक प्रोजेक्ट की होती है, ठीक है। कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट मस्ट बी लेस देन बेनिफिट्स, ठीक है, कि जो आपकी कास्ट है, जो भी आपका एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को आप लेके चल रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट की जो कास्ट है मस्ट बी लेस देन बेनिफिट्स, जो आपके बेनिफिट्स हैं उससे लेस होने चाहिए। डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन रिड्यूस बेनिफिट्स, जो आप देखें कोई भी प्रोजेक्ट जब आप उसको, यानी जो टाइम फैक्टर हमने कल भी बात की थी, इससे पहले भी बात करते रहे हैं कि 90% जो प्रोजेक्ट फेलियर रेट है दैट इज ड्यू टू टाइम बार, कि वो टाइम लाइन पे जब आप उसको कंप्लीट नहीं करते तो जो हमारा प्रोजेक्ट है
वो फेल हो जाता है, वो हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि वो जो हमारा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है वो टाइम के साथ जो है कंप्लीट नहीं होता, उसके जो इश्यूज होते हैं इस वजह से हम लूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन रिड्यूस बेनिफिट, कि जितने भी बेनिफिट्स हैं जब आपको उसमें डिले आएगा उसकी स्टेजेस में, उसकी डिप्लॉयमेंट में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो जो आपके एक्चुअल बेनिफिट्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। Project may be on time but only because more resources have been used than were originally budget। अगर आपने ये कहा था कि आपके पास एक प्रोजेक्ट P1 है, ठीक है, उसकी टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ्स है और आपका जो बजट है, जो आपकी रिसोर्सेज हैं दैट इज़ 5 मिलियन है, आप इन टाइम तो कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि आपने 7 मिलियन उस पर जो है वो जो आपके स्पेंड हो गए हैं। तो जब आपके 7 मिलियन आपने स्पेंड कर दिए हैं तो डेफिनेटली आपकी रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज हुई, आपका प्रॉफिट कम हो गया, आप टूवर्ड्स लॉस की तरफ चले गए। तो ये भी एक इशू होता है कि प्रोजेक्ट मे बी ऑन टाइम बट ओनली बिकॉज मोर रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड देन वर ओरिजिनली बजटेड। Conversely, project may be late because planned resources have not been used। कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो लेट भी हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपरली अपनी रिसोर्सेज को प्लान नहीं किया हुआ, आपके एक प्रोजेक्ट में कितने प्रोसेसेस होंगे, आपके प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ कितनी होंगी, हर एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन होगा, वो आपस में एक्टिविटीज़ जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी कि नहीं करेंगी, अगर कम्युनिकेट करेंगी तो ठीक है, किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगी। तो ये जो आपकी कम्युनिकेशन का इशू है ये भी सेकंड इशू है कि प्रोजेक्ट मे बी लेट बिकॉज प्लान जो आपकी रिसोर्सेज हैव नॉट बिन यूज्ड, ठीक है, जो आपकी रिसोर्सेज आपने वो यूज़ ही नहीं की और एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ की हैं, तो ये भी एक इशू हो सकता है आपका डिले का। सेकंड जो इशू है, फर्स्ट आपके पास क्या था? टेक्निकली इंटीग्रिटी, सेकंड बिजनेस इंटीग्रिटी ऑफ प्रोजेक्ट, इसमें हमने अपने रिसोर्सेज की बात की, इन इश्यूज को हमने एड्रेस किया, एंड थर्ड इज दैट क्वालिटी। ए टास्क हैज नॉट रियल बीन फिनिश्ड unless the product of that task is satisfactory। आपने टास्क तो कंप्लीट कर लिया लेकिन जो रिक्वायर्ड रिजल्टेंट था वो आपको नहीं मिल रहा, आपको रिजल्ट 99% चाहिए था, आपको रिजल्ट 87% आ रहा है, तो वो आपका टास्क तो हो गया लेकिन अनसर्टन क्वालिटी लेवल के ऊपर वो आपका मिसफिट है। जो आपकी क्वालिटी श्योर्स की टीम होती है वो उसको चेक करती है, तो वो उसको जो है इनफिट इसलिए कह देती है कि वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा होता। एक्टिविटी रिपोर्टेड एज फिनिश्ड कुड नीड टू बी रीवर्कड। जो आपकी एक्टिविटी है वो आपकी रिपोर्ट होती है कि आपने फिनिश कब करनी है और आपने उसके साथ रीवर्क किस तरह करना है, उसकी रीवर्किंग किस तरह लेके चलनी है। टेस्टिंग इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जबकि टेस्टिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। डिपेंड्स ऑन एन अननोन नंबर ऑफ एरर्स, कि आपकी जो टेस्टिंग है उस पर कितने आपके एरर्स आ रहे हैं, आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरा इशू है, क्योंकि जब हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो जब आपकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती उसके तमाम फेजेस की, तो तब भी वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो टूवर्ड्स फेलियर की तरफ चला जाता है। तो टेस्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, डिपेंड्स ऑन एन अननोन नंबर ऑफ एरर्स, कि आपको पता नहीं होता कि कितने एरर्स आप उसमें एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हमें कंट्रोल करनी चाहिए कि व्हाट नीड्स, जो हम इसमें बात की है, हमने जो बात की है यहाँ पे कि व्हाट नीड्स कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट कंट्रोल, ठीक है, कि अब जो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट कंट्रोल है इसमें आपके पास एक ट्रायंगल बनती है। इस ट्रायंगल के देयर आर 3 पैरामीटर्स। नंबर 1 इज दैट स्कोप, सेकंड इज दैट स्केड्यूल एंड थर्ड इज दैट कास्ट। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं कि इसमें जो मेजर 3 पैरामीटर्स हैं कि वो आपका स्कोप है, आपका स्केड्यूल है और क्वालिटी है। अब ट्राई टू कीप द शेप, ठीक है, आप देखेंगे जो आपका स्कोप है दैट शुड बी वेरी गुड एंड क्लियर, कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं,
ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप किस तरीके से उसकी अचीवमेंट चाह रहे हैं। तो एक तो ये आपका जो गोल है दैट शुड बी वेरी क्लियर। ये आपके पास क्या है, ये आपका स्कोप है। जो आपका स्कोप जो है वो आपका बॉस यानी जो भी हो गुड हो। अब उस स्कोप के ऊपर आपकी स्केजुलिंग है, ठीक है। ये तो नहीं है, स्कोप तो बहुत आपका क्लियरली डिफाइन था, लेकिन प्रोजेक्ट 1 ईयर का है, प्रॉपर स्केजुलिंग नहीं हुई हुई, अगर वो बहुत स्लो चल रहा है, वो 3 इयर्स में कंप्लीट हो रहा है, तो वो प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। तो जो आपकी स्केजुलिंग है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। स्कोप इज ठीक है, स्कोप शुड बी वेरी गुड एंड स्केजुलिंग शुड बी वेरी फास्ट, ठीक है। जो आपकी स्केजुलिंग है दैट शुड बी वेरी फास्ट। जब वो आपकी स्केजुलिंग फास्ट होगी तो जो आपका स्कोप है, आपकी जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप मैच करते जाएंगे उन फेसेस के साथ, कि अगर आपका फेस 1 था, फेस 2 है, फेस 3 है, तो जो उसका स्कोप है वो उसके साथ मैच करता जाएगा। एंड थर्ड इज दैट क्वालिटी, जो क्वालिटी दैट आप देखेंगे, हम बात कर रहे हैं चीप एंड कास्ट। अब क्वालिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज एक सर्टेन लेवल होती है, ठीक है। तो जब तक आप वो सर्टेन लेवल क्वालिटी वहाँ से आप फुलफिल नहीं कर रहे होते, आपको क्वालिटी नहीं मिल रही होती, तो प्रोडक्ट अब भी टूवर्ड्स फेलियर की तरफ चली जाती है। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस के, यानी फर्स्ट चीज़ क्या है कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस के जो दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी प्रोजेक्ट। कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेके हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, कोई शर्ट बाय करते हैं, कोई पैंट बाय करते हैं, एनीथिंग, आप लैपटॉप बाय करते हैं, तो आप बड़े क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो दुनिया में इवन हम खाना खाने जाए तो आप उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो हर चीज़ में कोई भी आप चीज़ ले लें तो आप उसकी क्वालिटी ज़रूर मेजर करते हैं, और क्वालिटी मेजरमेंट जो होती है वो सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर होती है। अब वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, उन पैरामीटर्स को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, उन पैरामीटर्स के अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकते, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती हैं। कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, हम उस क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या है, कास्ट ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आपकी रिसोर्सेज हैं, आपकी जो कास्ट है, आपको कितनी कास्ट चाहिए, उन कास्ट ऑफ जो आपकी कास्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की कितनी कास्ट चाहिए आपको, आपने कास्टिंग किस तरीके से करनी है, उन रिसोर्सेज को आपने किस तरीके से यूज़ करना है। तो जो आपकी कास्ट ऑफ रिसोर्सेज है वो आपने किस तरह फाइंड करनी है। और थर्ड इज़ दैट टाइम पैरामीटर्स, कि उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, आपके टाइम पैरामीटर्स क्या क्या हैं, ये आपके पास थर्ड चीज़ है। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस हमें चाहिए होता है, एक कास्ट ऑफ रिसोर्सेज, एंड थर्ड इज़ टाइम पैरामीटर्स। ये तीनों आपके बहुत ही इम्पैक्ट आपके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसमें स्कोप, इसमें स्केड्यूल, एंड थर्ड इज क्वालिटी। अब द बग चेन, ठीक है, कि जो आपके एरर्स होते हैं, जो बग्स होते हैं, उनको हम के जो आपकी चेन का मतलब है कि आपके स्टेप बाय स्टेप हैं, उनको हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, कि किस तरीके से हम उनको कम कर सकते हैं। अब आपके पास जो बग चेन है, इसमें आप देखेंगे सबसे फर्स्ट जो पैरामीटर है वो आपके पास क्या पैरामीटर है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। देखिए, अगर किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी चीज़ की बुनियाद ही गलत हो जाए, आपने BS से स्टार्ट किया और पहले सेमेस्टर में आपका CGPA 1 आ गया, तो आपको थ्रू आउट द डिग्री टेंशन में रहेंगे, थ्रू आउट द डिग्री आप पे बर्डन रहेगा, ठीक है, आप पे टफ टाइम रहेगा। क्योंकि जब बुनियाद ही किसी चीज़ की गलत हो जाए, बिल्डिंग आप बना रहे हैं, उसकी अगर आपकी बेस लाइन ही आपने ख़राब डिज़ाइन कर दी तो पूरी बिल्डिंग ऊपर तक आपकी ख़राब जाएगी। तो इसलिए जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं या जो आपकी सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट होती है, तो इसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कि जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स फाइंड करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉपर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अब वो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आपकी आ रही हैं, वो कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो किस तरह की हैं, आप उन तमाम रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं, आप उनको प्रॉपरली करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ठीक है। तो वो जो आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, वो सारे के सारे जो आपके एरर्स उसमें आप जो फाइंड कर रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, वो हमने
किस तरीके से लेके चलने होते हैं, और हमने उसकी गैदरिंग करते वक्त आपने कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं कर दिया। आप एक वेब पोर्टल बना रहे थे, अब वेब पोर्टल की 10 रिक्वायरमेंट से चले आपने माइनर अगर मिस कर दी तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपने कोई मेजर रिक्वायरमेंट मिस कर दी है तो पूरे का पूरा आएगा। तो सबसे पहले तो आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर एरर फाइंड, अगर वहाँ पे एरर आ गया तो वो एरर आपका उसी तरीके से फ्लैक्चुएट करेगा एंड तक, टेस्टिंग तक, ठीक है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग में बहुत क्लियर आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका स्कोप, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी नीड, दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर। जब आपको वो चीज़ वहाँ पे क्लियर है तो जब आपने ये फाइंड कर ली, इसके एरर फाइंड कर लिए, इसको मिनिमाइज कर लिया, आपने अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट कर ली, इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ऊपर आपका क्या बनता है, डिज़ाइन बनता है। अब डिज़ाइन पे आप देखते हैं कि मोर एरर्स आपको मिल सकते हैं, आपके डिफरेंट एरर्स आपको और नज़र आ सकते हैं, वो एरर्स आपके सारे के सारे आपके डिज़ाइन फेज में आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में आपने एरर फाइंड किए तो उसके बाद बिल्ड, अब आपने उसको बिल्ड करना शुरू कर दिया, उस पर वर्किंग शुरू कर दी। तो जब आप उसकी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, जब आप उसको बिल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर इवन मोर एरर्स आपको मिल सकते हैं इन द फेस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कि आप उसको किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। और बिल्डिंग के बाद आपके पास क्या है, टेस्ट, और लास्ट जो फेज़ है आपके पास क्या है, टेस्ट। लास्ट में आप उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो आप ये देखें कि आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद आप डिज़ाइन फेज़ में जाते हैं, डिज़ाइन फेज़ के बाद आप बिल्डिंग फेज़ में जाते हैं, बिल्डिंग फेज़ के बाद आप अपनी टेस्टिंग फेज़ में जाते हैं। तो ये आपके स्टेप्स हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन आपका डिज़ाइन, देन आपका बिल्ड, देन आपका टेस्ट। तो हम इन फेसेस से मूव कर रहे होते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग से हम डिज़ाइन फेस में आते हैं, डिज़ाइन फेस में हम बिल्ड फेस में आते हैं, और बिल्ड फेस में हम टेस्ट का जो फेस है हम इसमें आते हैं। तो यहाँ तक हम उसको लेके चल रहे होते हैं इन फेसेस के साथ कि पहले हमने उसकी गैदरिंग की, ठीक है, फिर हमने उसको डिज़ाइन किया, डिज़ाइन के बाद हमने उसको बिल्ड किया, और बिल्ड के बाद हमने उसको टेस्ट किया। तो ये आपके सर्टन स्टेप्स थे कि आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन डिज़ाइन, देन बिल्ड एंड देन टेस्ट। अब आपके पास लेवल्स ऑफ कंट्रोल जो हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रोल्स हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट इज दैट प्रोजेक्ट बोर्ड, देन प्रोजेक्ट मैनेजर, और स्टेज जो आपका स्टेज मैनेजर है, और देन आपकी प्रोजेक्ट टीम है। अब प्रोजेक्ट जो बोर्ड है, ठीक है, इसमें आपके पास दो तरह की स्टेजेस होती हैं। एक आपकी एंड स्टेज आपकी असेसमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इवेंट ड्राइवन कहते हैं, और एक आपकी मिड स्टेज आपकी असेसमेंट होती है जिसमें टाइम ड्राइवन होती है जो मंथली होती है। देखिए, आप अपना एक कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो आपकी वैल्यूएशन हो रही होती है कि 2 वीक्स के बाद आपका कोई क्विज हो गया, असाइनमेंट्स हो गई, फिर आपके 5-6 वीक्स के बाद आपका मिड टर्म आता है, फिर दूसरा मिड आता है। तो वो आपकी मिड स्टेज की वैल्यूएशन होती है, और लास्ट में आपका फाइनल पेपर होता है, वो आपकी एंड स्टेज की आपकी वैल्यूएशन होती है। तो वैसे ही जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपके पास जो मिड स्टेज है ये हम हर मंथली बेसिस के ऊपर, जो कि आपका उस प्रोजेक्ट में कितना काम हो गया, ठीक है, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, किस किस को हमने मज़ीद डिज़ाइन करना है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, ठीक है, उसको हमने, ठीक है, उसका फॉलोअप किस तरह करना है, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी मिड स्टेज जो है, ये आपकी सारी की सारी क्या है, ये आपकी मिड स्टेजेस हैं। अब मिड स्टेज जो असेसमेंट होती है, मिड स्टेज की असेसमेंट के अंदर ये टाइम ड्रिवन है और ये मंथली बेसिस पे हो रही होती है, और एंड पे आपने जब पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड तक आ गया तो अब आप लिखेंगे जी ये आपके पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को आपने लेना था, इन पैरामीटर्स को आपने स्किप करना था, इनको फोकस करना था, इनको छोड़ना था। तो वो आपके पास एंड स्टेज की असेसमेंट है। एंड स्टेज जो असेसमेंट होती है ये इवेंट ड्राइवन होती है, इवेंट ड्राइवन इसको कहते हैं। प्रोजेक्ट बोर्ड जो है दैट इज चेक पॉइंट रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट जो मैनेजर है दैट इज स्टेज मैनेजर, चेक पॉइंट मीटिंग्स, एग्जाम्पल वीकली, कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपकी जितनी भी स्टेज को मैनेज कर रहा है, उसकी मेजरमेंट कर रहा है, वो वीकली उसकी वो कर रहा है, और फिर आपकी उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट टीम आ जाती है। तो ये हमारे पास लेवल ऑफ कंट्रोल हैं कि प्रोजेक्ट बोर्ड, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड देन प्रोजेक्ट टीम।
अब लेवल्स ऑफ कंट्रोल को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल, ठीक है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखें कि ये इंफॉर्मेशन है और ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आप किस तरह कंट्रोल, अब विच काइंड ऑफ डिसीजन यू विल टेक ऑन दैट इंफॉर्मेशन, ये जो कंसेंसस डेवलप करता है ये प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, ठीक है, कि अब उसकी डिसीजन मेकिंग किस तरह की होनी चाहिए, टीम लीड ने वहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, नॉर्मल आदमी ने क्या डिसीजन लेना है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग है, और उस डिसीजन मेकिंग के बाद आपकी रिपोर्टिंग एंड एक्शंस, कि जो जो आपने डिसीजंस लिए हैं उन डिसीजंस की बेसिस के ऊपर आप अपना एक्शन प्लान तैयार करते हैं और आप उस एक्शन प्लान को लेके चल रहे होते हैं रियल एनवायरनमेंट की तरफ, जो रियल प्रोजेक्ट होता है आप उसको उस तरफ लेके चल रहे होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के बाद आपकी रिपोर्टिंग होती है और रिपोर्टिंग ऑन एक्शन के ऊपर आप तो सारा डिजाइन कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। एंड इंफॉर्मेशन गोज टू हायर लेवल, इट बिकम्स मोर समराइज्ड, ठीक है, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है जब वो आपकी हाई लेवल पे जाती है तो यानी वो बड़ी, उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्रेसी मीन एक समरी की फॉर्म में आपकी जाती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो सीईओ है या जो एमडी है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डिटेल में सारे देखे कितने मॉड्यूल्स हैं, क्या हो रहा है, किस तरह इंटरेक्शन हो रही है, किस मॉड्यूल में क्या काम हो रहा है। तो वो जस्ट एक प्रेसी देखना पसंद करता है या एक समरी देखना पसंद करता है। तो जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है कि एन इंफॉर्मेशन गोज टू हायर लेवल, इट बिकम्स आर मोर समराइज्ड, कि वो एक समरी के फॉर्म में उसको देखना चाहता है। जनरल डायरेक्टिव्स आर फिल्ड इन विद ऑपरेशनल डिटेल्स एज दे फिल्टर डाउन, ठीक है, कि जो जनरल आपके जितने भी डायरेक्टिव्स होते हैं वो फिल होते हैं विद ऑपरेशनल डिटेल्स, जितनी भी आपके ऑपरेशनल डिटेल्स हैं एज दे फिल्टर डाउन, जब वो आपके फिल्टर होते हैं। डेंजर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जो आपका डेंजरस है कि इंफॉर्मेशन अगर ओवरलोड ज़्यादा है, डिसीजन कम हो रहे हैं, तो ये आपके प्रोजेक्ट के लिए डेंजरस हो सकती है। देन हमारे पास प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें, एक कलेक्टिंग है, एक प्रेजेंटिंग है, ठीक है। अब हम कलेक्टिंग में क्या करते हैं कि चेक पॉइंट मीटिंग्स की वीकली हो गई, ठीक है, हम वीक में एक मीटिंग रख दें कि किसके पास क्या क्या ऑपरेशन थे, क्या क्या टास्क थे, किसने कौन कौन सा टास्क आपका कंप्लीट कर लिया है, किसने कौन सा टास्क कंप्लीट नहीं किया। तो जो आपके पास चेक पॉइंट मीटिंग्स है वो हम कर रहे होते हैं। जो हमारी कलेक्टिंग है वो हम अपने चेक पॉइंट मीटिंग्स जो हमारी होती है उसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। चेक पॉइंट मीटिंग्स आपकी किस तरीके से होती हैं, कैसे होती हैं, वो हम सारी की सारी अपनी चेक पॉइंट मीटिंग में कर रहे होते हैं। इसके बाद टाइम शीट्स जो है, टाइम शीट्स के अंदर के जो आपकी किस तरह की टाइम लाइन्स हैं, किस तरह की टाइम शीट्स हैं, क्या है, तो वो हमने किस तरीके से देखना है, ठीक है। टाइम लाइन्स क्या है, पहले आपका कौन सी स्टेज आपने कंप्लीट करनी है, दूसरा आपका प्रोसेस कौन सा है, तीसरा प्रोसेस कौन सा है, ये सेकंड पॉइंट है हम जो कलेक्शन में डिस्कस करते हैं। थर्ड वाज मशीन जनरेटेड स्टैटिस्टिक्स, एग्जांपल कनेक्ट टाइम, कि जो आपका स्टैटिकल डाटा होता है उसको भी हम पूरा सर्वे करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो आपका बेसिकली आपका जो है मशीन जनरेटेड डाटा होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डाटा, कि जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डाटा है, कि जो आपका सॉफ्टवेयर आपने किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, उसको मैनेज किस तरह करना है, कितने उसके स्टेप्स हैं, कितने उसके मॉड्यूल्स हैं। तो इसके अंदर आपके पास, इस चेन के अंदर आपके पास सारी की सारी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डाटा, की जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, डाटा आपका मैनेज किस तरीके से हो रहा है, कैसे उसको मेजर कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर होती है, कि आपके पास जितना भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डाटा है वो आप इसमें देखते हैं। फिर इसके बाद आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपके जितने भी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्जांपल आपकी एरर है, आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपकी ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे आपके जितने भी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप इसमें देखते हैं। प्रेजेंटिंग के अंदर क्या है कि अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो
आपने प्रेजेंट में करनी है कि कहीं आपकी अव्वल लोड तो नहीं है, ठीक है, वो आपने किस तरह शेयर करनी है अपने टीम लीड के अंदर। और बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो सारे का सारा क्या होता है कि फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम, एक्सेप्शंस टू प्लान एक्टिविटी, कि जो आपके रियल प्रॉब्लम्स हैं और जो आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो आपने किस तरह करनी है, कि आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्सेप्शंस आ सकती हैं, क्या क्या उसमें इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जो आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो आप किस तरीके से करेंगे, उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर देख रहे होते हैं। प्रोग्रेस जो आपकी रिपोर्ट कंटेंट होती है, कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कंटेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि अचीवमेंट in reporting period tasks that should have been finished, कि जे अब आपके पास जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कि अब आपने ये भी देखनी है कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है जिससे आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आपकी अचीवमेंट्स इन रिपोर्टिंग पीरियड की आपने क्या क्या आपके गोल्स आपने अचीव कर लिए हैं अपने रिपोर्टिंग पीरियड में। टास्क दैट शुड हैव बीन फिनिश्ड, कि कौन कौन से कितने टोटल टास्क थे, ठीक है, कितने टोटल प्रोसेसेस थे, कितने टोटल एक्टिविटीज़ थी, कितने टोटल मॉड्यूल्स थे, आपने कौन कौन से टास्क मॉड्यूल प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए। टास्क दैट शुड हैव बीन फिनिश्ड, टास्क दैट शुड हैव बीन स्टार्टेड, नए टास्क कौन कौन से आपने स्टार्ट किए, उनका स्टार्ट टाइम क्या है, उनका फिनिश टाइम क्या है। कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर टू बजट, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टास्क T1 है, एक टास्क T2 है, एक टास्क T3 है। T1 का PC1, जो PC1 स्टैंड फॉर प्लानिंग मशीन, जो हमारा एक फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट होता है उसको हम PC1 कहते हैं। उसमें टास्क 1 की जो कास्टिंग 0.5 मिलियन थी, और वो आपने कंपेयर करना है कि एक्चुअल कास्ट उस पर 0.4 आई, 0.45 आई, 0.6 आई, यानी उससे लेस आई है या उतनी ही कास्ट आई है या इंक्रीज तो नहीं कर गई। अगर इंक्रीज कर गई है तो कितनी कास्ट इंक्रीज कर गई है। तो आप उसमें जो कास्ट होती है वो अपनी एक्चुअल कास्ट के साथ उसको कंपेयर करते हैं, जो आपका बजट होता है उसको आप उसको जो कंपेयर करते हैं। स्टाफिंग के अंदर आपके जूनियर्स भी होते हैं, ठीक है, ये आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने स्टाफिंग में भी देखनी है। तो कास्टिंग और इसके अंदर आप कंपेयरिंग करते हैं बजट के साथ कि आप उसको किस तरीके से आप चेक कर रहे हैं। इसमें आप सिकनेस वगैरह ये सारी चीज़ें जितनी है ये आप चेक करते हैं। रिस्क मॉनिटरिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ठीक है, कि स्टेटस ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क, कि क्या स्टेटस है कि जो आपने कितने रिस्क जो हैं आपने आइडेंटिफाई किए हैं और उनका स्टेटस क्या है, ठीक है, वो जो भी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आपको पता होना चाहिए। आउटलुक में हाउ थिंग्स आर लाइकली टू प्रोग्रेस इन नेक्स्ट पीरियड, के जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं उसमें आपकी चीज़ें किस तरह आपको नज़र आ रही हैं, कि वो आपको नॉर्मल कर्व में नज़र आ रही हैं, डिस्टर्ब कर्व में नज़र आ रही हैं, ओके नज़र आ रही हैं। तो वो आप अपनी आउटलुक में देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस क्या है नेक्स्ट फेसेस की। अब अगर हम इसको ग्राफिकल में देखेंगे, जो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो आप ये देखेंगे 3/0/1, 4/0/1, 5/0/1, 6/0/1, 7/0/1, 8/0/1 एंड 9/0/1। ऐसे SD1 है, ये SD2 है, ये CDR1 है, ये CDR2 है। इसमें आपके पास जो आपका स्लिप चार्ट है, रेड लाइन जो आपकी ये जो रेड लाइन आ रही है इंडिकेट पोजीशन एज ऑफ टुडे, कि जो आज की पोजीशन आपको बता रहा है। ए वेरी अनइवन लाइन सजेस्ट नीड फॉर रीस्केड्यूलिंग, ठीक है, तो ये लाइन आपको रीस्केड्यूलिंग सजेस्ट कर रही है, रीस्केड्यूलिंग के बारे में बता रही है कि इसको आपको रीस्केड्यूल करना चाहिए। Why is it necessary to track status? अब ये क्वेश्चन बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी और बीइंग अ टीम लीड और बीइंग अ क्लाइंट, ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि why is it necessary to track status to mitigate schedule and budget shortfalls caused by unpredicted changes, कि जो आपके यानी इसका आंसर क्या है कि why is it necessary to track status to mitigate schedule and budget shortfalls caused by unpredicted changes। जो आपकी unpredicted changes होती हैं उसके लिए देखते हैं। If our plan were perfect and if conditions never changed we would not need to track
प्रोजेक्ट कि अगर आपका प्लान प्रॉपर था, उसमें आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही, आपने समझे कि कोई चेंजेस आपको करनी चाहिए और आप उसको लेके प्रॉपरली चल रहे हैं, उसमें वो कोई इशू नज़र नहीं आता, तो फिर तो आप उसी प्रोजेक्ट का जो आपका स्टेटस है उसको प्रॉपरली लेके चलें। वी ट्रैक एक्चुअली वर्सेस प्लान कि अब जो आपके पास हम जो ट्रैक करते हैं तो एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, देन कामा टास्क, डेवलपमेंट, टेस्टिंग प्रोग्रेस, माइलस्टोन्स, सॉफ्टवेयर एस्टिमेट्स, डिफेक्ट्स, प्रोडक्टिविटी, देन आपकी रिक्वायरमेंट्स, प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू माइलस्टोन्स, रिस्क्स, अदर रिसोर्सेज। करंट प्लान्स में क्या है कि मस्ट बी अपडेटेड periodically and as warranted, actually must be accurate, must collect and validate project data। ठीक है, ये हम डिफरेंट टेक्निक्स इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक तो एक्सपेंडिचर्स आ गए, एक हमारे पास इसमें करंट प्लान्स आ गए हैं कि जो मस्ट बी अपडेटेड periodically, ठीक है, जो आप साथ साथ उसको अपडेट करते रहें कि आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्चुअल मस्ट बी एक्यूरेट, वो आपकी, ठीक है, जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको वैलिडेट करें अपने प्रोजेक्ट के डाटे के साथ। और जो आपकी रिपोर्टिंग है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स द मैकेनिज्म यूज, कि हर को उसको स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि उसका क्या मैकेनिज्म है, उसको किस तरह यूज़ करना है, उसके क्या इश्यूज़ हैं। और अब इसमें हमारे पास एक प्रोएक्टिव करेक्शन से एक करेक्टिव एक्शन है। जो करेक्टिव एक्शन है एज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एक्चुअल इनटू कन्फर्मेंस, ठीक है, कन्फर्मेंस, तो ये आपको एक्चुअल जो करेक्टिव एक्शन है इसमें आपको ये चीज़ जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अरेज होता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कि तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं necessary information for the project। Number one is that change control, baseline tracking, action item tracking, progress reviews, work package tracking, in process peer reviews, incremental demonstrations and quality assurance। ये different parameters हैं, इनको हम देखते हैं कि इन parameters के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। चेंज कंट्रोल जो है इसमें रेट एंड जो है हम देखते हैं कि जो आपके जितनी भी क्रिटिकलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चेंज रिक्वेस्ट के जो आपके चेंजेस आई हैं, जो आपकी चेंजेस आई हैं, रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आई हैं, जो आपके दूसरे चेंजेस आई हैं, उन चेंजेस को आप किस तरीके से जो है वो ट्रैक कर रहे हैं, किस तरीके से उसको मेजर कर रहे हैं। फिर आपके पास जो बेसलाइन ट्रैकिंग है उसमें आपके मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को आपने किस तरह डिज़ाइन किया, उनकी, ठीक है, उसके आपने कोड किस तरह किया, टेस्ट किस तरह किया, उसकी आपने इंटीग्रेशन किस तरह की। तो जितनी भी आपकी कोडिंग है, टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन है, वो सारी की सारी आप बेसलाइन ट्रैकिंग में देखते हैं। देन आपके पास एक्शन आइटम ट्रैकिंग है कि जो आपके जितने भी आपके एक्शंस हैं कि आपके कितने वर्किंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपने किस प्लान के ऊपर क्या एक्शन लेना है, किस प्लान को आपने किस तरह लेके चलना है। देन आपके पास प्रोग्रेस रिव्यू है कि आप उसकी प्रोग्रेस रिव्यू देखते हैं कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कितने मॉड्यूल आपके कंप्लीट हो गए हैं, कितने रहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पीयर रिव्यूज है कि जो डिफरेंट लोगों से आपने जब रिव्यू करवाया तो उन्होंने क्या क्या आपको इश्यूज बताए, क्या क्या प्रॉब्लम बताए, उनको आपने किस तरह ओवरकम करना है। इंक्रीमेंटल डेमोस्ट्रेशन में जो आपकी क्या, यानी पहले इतना काम हो गया, इंक्रीमेंटल जिस तरह आपके पास एक वाटरफॉल मॉडल होता है, एक आपका इंक्रीमेंटल बैकअप होता है कि जो जितना काम कर लिया उसके बाद की क्या प्रोग्रेस है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। फर्ज किया आपके एक प्रोजेक्ट में 4 मॉड्यूल से आपने 3 मॉड्यूल कर लिए हैं, तो अब आपने चौथा मॉड्यूल किया, तो चौथे की क्या प्रोग्रेस है, क्या क्वालिटी है, क्या परफॉर्मेंस है। 5वां मॉड्यूल है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या क्वालिटी है, क्या परफॉर्मेंस है। आपके पास 6ठा मॉड्यूल है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या क्वालिटी है और क्या परफॉर्मेंस है। इसी तरीके से ये सारी की सारी जो आपकी प्रोग्रेस है, क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में आप उसका ऑडिट किस तरह करवाना है, आपने उसका रिव्यू किस तरह करने हैं, नॉन कन्फर्मेंसेस देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी क्वालिटी एश्योरेंस है, आपकी इंक्रीमेंटल डेमोस्ट्रेशन है, आपकी इन प्रोसेस
पीयर रिव्यूज़ है, आपका वर्क पैकेज ट्रैकिंग है, आपकी प्रोग्रेस रिव्यूज़ है। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जो हमारे पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती हैं वो हमने किस तरीके से अपटेन करनी है और उसको हम किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। ये सारी की सारी हम देखते हैं कि जो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनकी ऑब्टेनिंग किस तरह होती है, उसको आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। मेजर एंड माइनर माइलस्टोन्स, ठीक है। मेजर और माइनर जो आपकी माइलस्टोन्स हैं, इसमें लाइफ साइकिल फेसेस जो हैं, लाइफ साइकिल फेसेस के जो अंदर किस तरह है कि अब हम देखते हैं कि व्हेन कैन स्टेटस एंड प्रोग्रेस बी रिपोर्टेड, कि आपका जो स्टेटस और प्रोग्रेस है उसको कब करनी चाहिए रिपोर्ट। मेजर एंड माइनर लाइफ क्या है कि आपके लाइफ साइकिल फेसेस कितने हैं, कि आपके लाइफ साइकिल फेसेस कौन कौन से हैं। देन आपके पास एंड ऑफ प्लान आइट्रेशन एंड इंक्रीमेंट्स, कि आपकी कितनी आइट्रेशन हैं, कितने आपके इंक्रीमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट की बेस लाइन क्या थी। डिलीवरी ऑफ मेजर रिपोर्ट्स, डेमोस्ट्रेशन, उनके रिलीजेस, कि उसकी मेजर रिपोर्ट्स क्या है, उसकी डेमोस्ट्रेशन क्या है, उसके क्या इशूज़ हैं। प्रोडक्ट वर्क ग्रुप एंड टीम मीटिंग, के जो आपकी प्रोडक्ट वर्क ग्रुप है वो क्या है, उसकी टीम मीटिंग किस तरह करनी है। व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर और सीनियर मैनेजमेंट, के जब आपको चाहिए होता है कस्टमर और जितनी भी आपको सीनियर मैनेजमेंट चाहिए होती है, वो सारी की सारी जो आपकी प्रोग्रेस है, जो आपकी रिपोर्ट है, वो आपने किस तरीके से मेजर करनी है, कैसे करनी है, वो सारी की सारी आप इसमें देख सकते हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम ये देखें तो हमने यहाँ पे क्या कहा है कि एक तो मेजर और माइनर माइलस्टोन्स है, लाइफ साइकिल की जितनी फेसेस हैं वो कितने हैं, फिर आपकी एंड ऑफ प्लान जो आपकी आइट्रेशन है वो कितनी है और आपके इंक्रीमेंट्स कौन कौन से हैं। प्रोजेक्ट की बेस लाइन क्या है, डिलीवरी ऑफ मेजर रिपोर्ट्स क्या है, डेमोस्ट्रेशन क्या है और उनकी जितनी भी जो भी आपकी रिलीजेज हैं वो कौन सी हैं। प्रोडक्ट वर्क ग्रुप एंड टीम मीटिंग्स, की आपका जो प्रोडक्ट वर्क ग्रुप है और जो टीम मीटिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर और सीनियर मैनेजमेंट, जब आपको चाहिए होती हैं तो उसके क्या स्टेप्स हैं। आप ये देखेंगे आपके लेफ्ट साइड पे ये आपका स्टाफ है और ये आपके मंथ्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये एरिया जो आपने प्लान करना है कि ये आपका टोटल स्टाफ है, ये आपका एक्सपीरियंस स्टाफ है। यानी अब आप देखें कि अगर आपके पास 50 लोग हैं तो हम ये कहते हैं कि टोटल स्टाफ 50 है, 20 एक्सपीरियंस है, 30 आपके अनएक्सपीरियंस है, उनके पास जो है प्रॉपर जो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास कितने हैं, आपके पास 30 लोग हैं। तो ये एरिया आपने प्लान करना है कि आपने किस तरीके से प्लान करना है, एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस को आप इसमें किस तरह मिक्स करना है, अपना प्रोजेक्ट का काम किस तरह लेना है और इन दोनों लोगों की आपने जो सर्विसेज हैं वो आपने प्रॉपरली प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करनी है। तो आप ये देखेंगे नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है आपके पास कि ये आपके पास एक्सपीरियंस्ड है और ये आपके पास एक्चुअल है। तो अब आप देखें कि ये आपके पास जो कर्व बन रही है, ये कर्व आप देख रहे हैं, ये और ये कर्व, तो ये आपके पास एक्चुअल आपकी ये आपके एक्चुअल्स आ रहे हैं कि जो आपके एक्चुअल हैं वो आपके ये हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ये आप देखेंगे ये आपके पास यहाँ पे आपके क्या है, जो आपके वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, आपके नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500 और आपकी हॉरिजॉन्टल क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके टाइम बार है। ओपन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ये क्या है, ये आपके प्लान रिलीज डेट है, ये आपकी वो डेट है कि जिस पे आपने प्लान किया था कि आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो आपने, ठीक है, कि आपने अपना प्रोजेक्ट जो है रिलीज किस तरह करना है, ये वो आपकी प्लान डेट है। और ये आपके पास ये आपकी एक्चुअल रिलीज डेट है कि आपने जब उसको एक्चुअली जो है रिलीज करना है। और ये आपके ओपन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं। नोट डिफेक्ट आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम और ट्रबल रिपोर्ट, कि यानी जो सॉफ्टवेयर का जो डिफेक्ट है इसको बग भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं और इसको हम ट्रबल भी रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तो अभी देखें कि ये आपके पास डिफेक्ट डेंसिटी है, इसमें क्या है कि डिफेक्ट्स स्लैश कोड जो आपके लाइन ऑफ कोड्स है और ये आपके डिफेक्ट्स आ रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये डिफेक्ट्स स्लैश जो आपके लाइन ऑफ कोड के अंदर जो आपके आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इसकी मैनेजमेंट करनी होती है इन डिफेक्ट्स की, ठीक है, इसकी आपने मेजरमेंट करनी होती है कि आपने किस तरह देखना है इसको। एक्शन
आइटम ट्रैकिंग, जो आपकी एक्शन आइटम ट्रैकिंग है कि ईच एक्शन आइटम शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि जितने भी आपके एक्शन आइटम्स होते हैं वो आपकी जो इंफॉर्मेशन रखते हैं। नंबर 1 इज दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एक्शन टू बी टेकन, अगर ये प्रॉब्लम आया है तो ये एक्शन मैंने लेना है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी ये किसका एरिया है, ठीक है, ये डेवलपमेंट वालों का है, इम्प्लीमेंटेशन वालों का है, डिजाइनिंग वालों का है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वालों का है, क्वालिटी एश्योरेंस वालों का है, टेस्टिंग का है। कंप्लीशन क्राइटेरिया, कि उसको कंप्लीशन क्राइटेरिया आप किस बेसिस पे कहेंगे कि ये आपका एक जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, अब इसमें और किसी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। आपका कंप्लीशन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, किन स्टेप्स के ऊपर आप उसको कंप्लीट करते हैं। रिस्पॉन्स डेट, कि जो आपकी रिस्पॉन्स डेट है, ठीक है, वो क्या है, एक तो आपका कंप्लीशन क्राइटेरिया हो गया और एक आपके पास आपकी रिस्पॉन्स डेट हो गई कि आपने उसकी आप उसको उस प्रोजेक्ट में किस तरीके से उसके साथ जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एक्शन आइटम्स मस्ट बी रिकॉर्डेड, रिव्यूड periodically and tracked to clear in the same way that change proposal and software problem report are tracked। ठीक है, कि एक्शन आइटम्स मस्ट बी रिकॉर्डेड, रिव्यूड periodically and tracked to clear in the same way that change proposal and software problem report are tracked. They should also be allocated to their associated tasks to account for actual effort and schedules, कि जो आपका actual effort और schedules है वो आपने किस तरीके से प्लान करना है और किस तरीके से उसको लेके चलना है। बाइनरी ट्रैकिंग ऑफ वर्क पैकेजेस, कि जो आपकी बाइनरी ट्रैकिंग होती है, बाइनरी ट्रैकिंग रिक्वायर्स दैट प्रोग्रेस ऑन वर्क पैकेज बी काउंटेड एज 0% complete until the associated work products pass their completion criteria। अगर 0% वो आप उसको कहते हैं complete है until the associated work product pass their completion criteria, और 100% complete when the work products pass their completion criteria। अब यहाँ पे 100% complete when the work products pass their completion criteria। Some organization count work in progress at 50% completed। अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। बाइनरी ट्रैकिंग ऑफ वर्क पैकेजेस विद ऑब्जेक्टिव कंप्लीशन क्राइटेरिया फॉर द वर्क प्रोडक्ट प्रिवेंट्स 90% कंप्लीशन। ठीक है, तो ये 90% कंप्लीशन हम इसको देख सकते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो बाइनरी ट्रैकिंग ऑफ वर्क पैकेजेस हैं, only completed packages are counted 3.1.1 and 3.2.1। ये हम इसको यहाँ से this example assumes work package 3.1 and 3.2 are of equal size। आप देखेंगे ये हमारे पास जो 3 है ये कोडिंग है, हमारे पास 3.1 इनपुट मॉड्यूल है, 3.2 प्रोसेस मॉड्यूल है, फिर इसके अंदर 3.1 जो है गेट इनपुट है और 3.1.2 चेक इनपुट है, और प्रोसेस मॉड्यूल के अंदर 3.2.1 में फॉर्मेट डाटा है, 3.2.2 में एडिट डाटा है और 3.2.3 में प्रोसेस डाटा है। ठीक है, ये दिस एग्जांपल अज्यूम वर्क पैकेज 3.1 एंड 3.2 आर ऑफ इक्वल साइज। अब अगर मैं देखूं ऑनली कंप्लीटेड पैकेज आर 3.1.1, ये आप देखें ये आपका 100% कंप्लीटेड है, और दूसरा क्या 3.2.1 ये भी आपका 100% जो है कंप्लीट है। इनपुट मॉड्यूल आपका 50% कंप्लीट है, क्योंकि ये इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2 ही हैं, ये आपका 100 है, ये 0 है। जब आप 100 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा, क्योंकि ये 2 मॉड्यूल्स हैं। ये 100 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 तो आएगा 50 आएगा। ये क्या है, ये 100 प्लस 0 ये 3 मॉड्यूल्स हैं, तो जब इसको करेंगे तो 33.33 या 33% आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका 33% आपका जो है कंप्लीटेड है। और ये अब आप जब ये इसको देखेंगे तो 50 प्लस 33 इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 83 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये 41.5%। तो अगर
हम अगर कहें कि हमारी कोडिंग कितने परसेंट कंप्लीट है तो हम ये कहेंगे कि हमारी कोडिंग 41.5% कंप्लीट है। अगर हम कहें कि हमारा इनपुट मॉड्यूल कितना कंप्लीट है तो हम कहेंगे वो 50% कंप्लीट है। और अगर हम कहेंगे 100% कौन सा है तो वो गेट इनपुट है। इसी तरह जो प्रोसेस मॉड्यूल है वो 33% कंप्लीट है और इसमें जो फॉर्मेट डाटा है वो 100% है और ये 0 इस तरीके से आपको जो मैंने समझाया है कि इन तीनों को ऐड किया 33, इन दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड किया 50, इन 3 को ऐड किया 3 पे डिवाइड किया 33, इन दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड किया 41.5। तो ये आपके पास जो है आपकी कोडिंग कितनी कंप्लीट है 41.5%। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, जो आपके टीम लीडर्स हैं, डू द डिटेल प्लानिंग एंड ट्रैकिंग। अब जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे होता है ये आपके पास चीफ आर्किटेक्ट है। चीफ आर्किटेक्ट के अंदर आपका टीम लीड 1 भी आ सकता है, 2 भी है, 3 भी है, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन है एंड CM है। फिर टीम लीड 3 के अंदर आपके डिफरेंट मेंबर्स हैं, मेंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ईच आइटम इज इन द रेंज ऑफ 3 to 5 मेंबर्स प्लस द टीम लीडर। टीम लीडर आर फर्स्ट लेवल एजेंट्स फॉर schedule प्रोग्रेस एंड क्वालिटी कंट्रोल। प्रोग्रेस मेजरमेंट जो होती है, assuming requirements have been baseline, इसमें आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी और measure of progress। आर्किटेक्ट डिजाइन जो है वो परसेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट इन डिजाइन बेसलाइन। डिटेल डिजाइन परसेंट ऑफ मॉड्यूल थ्रू डिटेल डिजाइन रिव्यू। कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, परसेंट ऑफ मॉड्यूल रिलीज्ड टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग, परसेंट ऑफ मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड, आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट, परसेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स टेस्टेड और परसेंट एफर्ट और एक्टिविटी। जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ये 70% होती है, डिटेल डिज़ाइन आपकी 26% होती है, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग आपकी 35% होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपकी 10% होती है और आपकी जो आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट है वो आपके पास 12% होता है। 7, 6, 13, 5, 18 to 20, 2 कैरी आगे 2, 1, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10। तो ये टोटल आपका बन जाएगा 100%। तो 100 की जो आपकी फैब्रिकेशन है वो आपकी इस तरीके से बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल और इंडस्ट्री डाटा। जो इंडस्ट्री कहती है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन 17% होगा, डिटेल डिज़ाइन 26% होगा, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग 35% होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग 10% है और आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो 12% है। कंट्रोल रेड, एम्बर, ग्रीन। जो हम अब ये आपका जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें भी आप देख रहे हैं कि आपके जब ग्रीन है तो हम अपनी रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास येलो है तो एम्बर नॉट ऑन प्लान, अभी हम तैयारी करते हैं, और रेड है नॉट ऑन प्लान रिकवरेबल ऑनली। तो यहाँ पे जो है ये कुछ और है, यहाँ जो इन द टर्म ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि रेड, एम्बर एंड ग्रीन। तो यहाँ पे रेड मीन्स नॉट ऑन प्लान एंड रिकवरेबल ऑनली विद डिफिकल्टी। हम इसको रिकवर कर सकते हैं लेकिन विद डिफिकल्टी। एम्बर नॉट ऑन प्लान लेकिन ये रिकवरेबल हो सकती है, और ग्रीन ये ऑन स्केड्यूलिंग है, ये चल रही है, ये प्रॉपर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपके पास करेक्टिव एक्शन में देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट जो है वो टॉलरेंस है कि एक्सेप्टेबल मार्जिन ओवरशॉट मे बी स्पेसिफाइड इन प्लान। कंटिजेंसी के अंदर this is not owned by the activity but by the project, give and take between activities, और exception plans के अंदर drawn up when the original plan needs major change, especially change to scope or cost, or requires project board authority। ये आपकी corrective आपके actions है। Some possible actions to recover project कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को रिकवर करना है तो जो पॉसिबल आपके एक्शंस हो सकते हैं वो क्या है? रिस्केड्यूलिंग, मेक मोर रिसोर्सेज अवेलेबल, रीडिफाइन स्कोप, मॉडिफाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स और एनहांस प्रोडक्टिविटी एग्जांपल थ्रू ट्रेनिंग टूल्स। तो ये वो पैरामीटर्स हैं कि रिस्केड्यूलिंग, मेक मोर रिसोर्सेज अवेलेबल, redefine scope, modify quality requirements, enhance productivity, example through training tools। इन चीज़ों के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं
और बेहतर तरीके से उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।